हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये सारी इमेजेस को देखिए आप, कोई लैंडस्केप फोटोग्राफ है, कोई लो लाइट में गैलेक्सी मिल्की वे की फोटोग्राफ है, कोई इंडोर पोर्ट्रेट है, कोई वाइल्ड लाइफ पिक्चर है। और इन सारी फोटोग्राफ्स में एक जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि ये सारी पिक्चर्स लो लाइटिंग सिचुएशंस में ली गई हैं। ना अगर आप फोटोग्राफी करते हैं और इस दुविधा में है कि जब भी आप लो लाइटिंग सिचुएशन में, चाहे वो इंडोर्स हो चाहे वो आउटडोर्स हो, जब लाइट बहुत कम होती है आप पिक्चर्स लेते हैं तो एक तो उनमें नॉइज और ग्रेन्स बहुत ज़्यादा आते हैं और दूसरा उसकी शार्पनेस भी लूज हो जाती है। अगर आप ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। एक फोटोग्राफर हमेशा दो मेजर सिचुएशन से डील करता है और उसके लिए ये दो सिचुएशंस बहुत इश्यूज क्रिएट करती हैं। नंबर वन, या तो बहुत ज्यादा लाइट हो, नंबर टू या तो बहुत कम लाइट हो। ना इन दोनों सिचुएशंस में से जो पहला वाला है उसके लिए मैं एक अदर वीडियो बनाऊंगा जब आप जिसमें मैं बात करूंगा कि बहुत ज्यादा लाइट को कैसे हैंडल किया जाता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत कम लाइट में एक डिसेंट आउटपुट कैसे निकाला जाए अपने कैमरे से। सबसे पहले तो बात करते हैं क्या क्या सिचुएशंस होती हैं जहां हम लो लाइट इनकाउंटर करते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो सकती है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कहा जाता है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि जब आप बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ साइटिंग करना चाहते हैं तो या तो वो अर्ली इन द मॉर्निंग मिलती है या जस्ट बिफोर द सनसेट। तो इन दो ड्यूरेशन में ऑब्वियसली लाइट बहुत डिम होती है और फॉरेस्ट एरिया में वैसे ही पेड़ों की वजह से, घने जंगल की वजह से लाइट की सिचुएशन वैसे ही ड्रॉप हो जाती है। तो उन सिचुएशन में भी हम लो लाइटिंग कंडीशंस का सामना करते हैं। इसके अलावा वेडिंग्स, हमारे इंडियन वेडिंग फोटोग्राफर्स जितने भी हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि वेडिंग फोटोग्राफी में भी लो लाइटिंग सिचुएशन होती है। नाउ कई लोग ये बोल सकते हैं यार वेडिंग में तो इतनी जगमगाहट होती है, इतनी लाइटें होती हैं, बट वो तब जब आप कोई स्टैटिक शॉट ले रहे हो, जब कोई बैठा है और लाइट उस पर पड़ रही है, वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, ज़्यादा डायनेमिक सिचुएशन नहीं है, तब चलता है। बट अगर आपको मोशन को फ्रीज करना है, एक्शन को फ्रीज करना है, ब्राइड कहीं से चल के आ रही है या आप बारात शूट कर रहे हैं जहाँ पे सब डांस कर रहे हैं, उन केसेस में जैसे ही आप शटर स्पीड को इंक्रीज करेंगे मोशन को फ्रीज करने के लिए, आप रियलाइज करेंगे कि लाइट बहुत लो है। तो ऐसी कई सिचुएशन इंडोर्स हो सकती हैं। आप कोई बर्थडे पार्टी शूट कर रहे हो या कोई कॉन्सर्ट शूट कर रहे हो जहाँ पे बहुत मोशन हो रहा है और सब्जेक्ट काफ़ी मूव कर रहा है, वहाँ पे उसको फ्रीज करने के लिए जैसे ही आप शटर स्पीड बढ़ाएंगे आपको रियलाइज होगा कि सेंसर पे अब लाइट बहुत कम पड़ रही है और आपको वेरियस अदर पैरामीटर्स कैमरा में चेंज करने पड़ेंगे टू गेट अ लिटिल मोर ब्राइटर आउटपुट। सो कैसे हम इन सिचुएशन में, इन लो लाइटिंग सिचुएशंस में अपने कैमरे से एक बेटर आउटपुट निकाल सकते हैं। नंबर वन, या तो हम शटर स्पीड को स्लो कर दें। नंबर टू, या तो हम अपने अपर्चर को वाइड कर दें। वाइड मेरे कहने का मतलब है स्मॉल एफ नंबर पे खेलें। नंबर थ्री, या तो हम आईएसओ बढ़ा लें। एंड नंबर फोर, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है, कि हम कहीं से भी लाइट का अरेंजमेंट कर लें या कहीं से भी हम सब्जेक्ट को ऐसी जगह प्लेस कर लें जहां पे लाइट अच्छी पड़ रही हो। अब इन बारी बारी से हम इन सारे पैरामीटर्स पे नजर डालेंगे और समझेंगे कि कौन से पैरामीटर को किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लो शटर स्पीड की। ना स्लो शटर स्पीड का मतलब है कि आप जो कैमरे के सेंसर के आगे जो शटर नामक खिड़की है उसको आप ज्यादा ड्यूरेशन के लिए खुला रख सकें, और उसके लिए जरूरी यह है कि आप शटर स्पीड को स्लो करें। जितना देर तक वो विंडो खुला रहेगी उतना ज्यादा लाइट आपके सेंसर पे पड़ेगी। तो उस केस में यू हैव टू प्ले अराउंड स्लोअर शटर स्पीड्स। नाउ वो सिचुएशंस कौन कौन सी हो सकती हैं जहां पे आप स्लो शटर स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंडस्केप फोटोग्राफी हो सकती है जहां पे आप अपने कैमरे को बाकायदा ट्राइपॉड पे रखें, शटर स्पीड को स्लो करें एंड देन डिपेंडिंग ऑन आपको क्या एक्सपोजर चाहिए आप उस हिसाब से अपने कैमरे से आउटपुट ले सकते हैं। बट कैमरे का ट्राइपॉड पे होना बहुत ज़रूरी है स्लोअर शटर स्पीड पे अगर आप लैंडस्केप की पिक्चर ले रहे हैं। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि आप डेलिबरेटली लाइट ट्रेल्स या स्टार ट्रेल्स या मिल्की वे काइंड ऑफ पिक्चर्स ले रहे हैं जहां पे आपको वेल लिट अप स्काई चाहिए बट आंखों से वो नजर नहीं आ रहा है। लाइट ट्रेल्स के केस में आप चाहते हैं कि जो ट्रैफिक है उसकी जो मूवमेंट है वो एक ट्रेल ऑफ लाइट की तरह नजर आए। उन सिचुएशंस में आप स्लो शटर स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन
इन सारी सिचुएशन जो मैं आपको बता रहा हूं, इन सिचुएशन में एक अच्छी चीज ये है कि क्योंकि आपका कैमरा एक ट्राइपॉड पे रखा हुआ है तो आप आईएसओ को कम से कम रख सकते हैं। नाउ आईएसओ के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है लास्ट वीक और वो मैंने पोस्ट किया है, वो वीडियो आप जरूर जाके देखिए। उससे आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आईएसओ को कब कम रखना चाहिए, कब ज्यादा रखना चाहिए, वो आपको क्लैरिटी उस वीडियो से मिल जाएगी। तो आईएसओ के बारे में मैं यहाँ अभी ज्यादा बात नहीं करता हूं। तो शटर स्पीड स्लो होने के जो सिचुएशंस हैं मैंने बताया आपको, लैंडस्केप फोटोग्राफी, लाइट ट्रेल फोटोग्राफी, मिल्की वे फोटोग्राफी या इवन स्टार ट्रेल्स अगर आपको शूट करना है। और कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जिनको आप प्लान कर सकते हैं। अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी भी ले रहे हैं और आपको लग रहा है लाइट बहुत कम है, आप अपने सब्जेक्ट को बोल सकते हैं टू स्टे स्टिल फॉर अ सेकेंड। 1 सेकेंड का समय काफी होता है एक डिसेंट फोटोग्राफ निकालने के लिए, बट उस 1 सेकेंड के एक्सपोजर में अगर आपके सब्जेक्ट में जरा भी मूवमेंट हुई तो मोशन ब्लर नजर आएगा आपकी फोटोग्राफ्स में। नाउ टू मैनेज दिस प्रॉपरली, कि अगर आपका कैमरा शेक होता है और मोशन में आता है या किसी तरीके का हल्का कैमरे में शेक होता है तो पिक्चर ब्लर ना हो जाए, उसके लिए आप कैमरे के अंदर जो जितने भी स्टेबलाइजेशन ऑप्शन होते हैं उनको स्विच ऑन कर लीजिए। अगर आपके लेंस पे ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन है उसको ऑन कर लीजिए, सो दैट एटलीस्ट कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आपका कैमरा क्योंकि आपके हाथ में है वो स्टेबल हो गया। अब बात रही सब्जेक्ट की, उसको आप बोल सकते हैं टू स्टे स्टिल फॉर एटलीस्ट अ सेकेंड। मैंने कई ऐसी पिक्चर्स ली हैं और जिसमें आउटपुट काफी अच्छा निकला है जहां पे सब्जेक्ट को मैंने डेलिबरेटली स्टिल रहने को बोला है। इनफैक्ट आप अगर आर्किटेक्चर फोटोग्राफी करना चाहते हैं लो लाइट में, या आप इंटीरियर फोटोग्राफी करना चाहते हैं लो लाइट में, उस केस में भी अगर आप कैमरे को ट्राइपॉड पे रख के स्लोअर शटर स्पीड पे खेलेंगे तो डेफिनेटली आपके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे निकल के आएंगे। अब दूसरे पैरामीटर की बात करते हैं, इंक्रीजिंग द आईएसओ को बढ़ाना। नाउ मैंने जैसे कि बोला, आईएसओ के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लास्ट वीक ही मैंने बनाया है, उसको जाके देखिए, आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आईएसओ होता क्या है और कब कब उसको बढ़ा लेना चाहिए। बट ब्रीफली मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आईएसओ आप तब बढ़ाइए जब आपको ये लगता है कि आप शटर स्पीड को कम नहीं रख सकते, आपको शटर स्पीड बढ़ा के रखनी पड़ेगी बिकॉज यू वांट टू फ्रीज अ मोशन। उन सिचुएशन में आईएसओ बढ़ा लेने में ही समझदारी है, क्योंकि अगर आप स्लोअर शटर स्पीड पे उनको शूट करेंगे और सब्जेक्ट में मोशन ब्लर आ गया तो दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर उसको फिक्स नहीं कर पाएगा। अगर हायर आईएसओ की वजह से आपको, अगर आपकी पिक्चर में नॉइज या ग्रेन्स आते हैं, वो फिर भी सॉफ्टवेयर में फिक्स किए जा सकते हैं, बट ब्लर को फिक्स नहीं किया जा सकता। तो हाई आईएसओ का इस्तेमाल तब करिए जब आपको लगता है कि आपने दुनिया जहां के जतन कर लिए, अब लाइट का भी अरेंजमेंट हो नहीं सकता है, आपको अनफॉर्चुनेटली शटर स्पीड बढ़ाना ही पड़ेगा, तो बढ़ा लीजिए। पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूं, जितने भी फुल फ्रेम कैमरा आज के मैंने इस्तेमाल किए हैं, चाहे वो लूमिक्स का S5 Mark II हो, चाहे S1R हो, चाहे सोनी A7 IV हो, चाहे सोनी A7S III हो, मैंने ये सारे कैमराज इस्तेमाल किए। इनफैक्ट APS-C साइज में भी मैंने सोनी का FX30 इस्तेमाल करता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 12,000 आईएसओ तक मैं कंफर्टेबली हैंडल कर सकता हूं अगर मुझे करना पड़े तो। आज के लेटेस्ट कैमरेस की मैं बात कर रहा हूं। तीसरा पैरामीटर है यूजिंग वाइड अपर्चर लेंसेज। नाउ ये मुझे जो सोल्यूशन है ये सबसे बेस्ट लगता है लो लाइटिंग सिचुएशन के लिए। नाउ आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे ना आप लाइट का अरेंजमेंट कर सकते हैं, ना आप सब्जेक्ट को ज्यादा मूव करा सकते हैं क्लोजर टू अ लाइट सोर्स। उन सिचुएशन में, और आपको शटर स्पीड भी एक ठीक ठाक शटर स्पीड पे खेलना है सो दैट यू कैन फ्रीज द मोशन। उन सिचुएशन में एक लो लाइटिंग परफॉर्मेंस लेंस, जिनको फास्ट लेंस भी बोला जाता है, वाइड अपर्चर लेंसेज भी बोला जाता है, ये बहुत मददगार होते हैं। ट्रस्ट मी, मेरे ख्याल से ये जो सोल्यूशन है ये बेस्ट सोल्यूशन है टू एनकाउंटर लो लाइटिंग सिचुएशंस। नाउ पर्सनली स्पीकिंग, मैं कभी इनकरेज नहीं करता लोगों को कि दे जस्ट गो आउट एंड बाय न्यू गियर एंड न्यू लेंसेज एवरी टाइम दे आर आउट। जब भी कुछ नया आता है यूट्यूब पे होड़ मच जाती है रिव्यूज वीडियोस की, एंड पीपल स्टार्ट फीलिंग टेम्प्टेड कि यार दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, दे शुड गो एंड बाय दिस। तो ऐसा नहीं है, मैं उस चीज को एनकरेज बिल्कुल नहीं करता। बट हाँ, अगर आपके पास एक क्रॉप सेंसर बॉडी है, क्रॉप सेंसर कैमरा है APS-C, आप फुल फ्रेम पे स्विच नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ बजट कंस्ट्रेंट, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट गो एंड गेट योर सेल्फ अ वाइड अपर्चर लेंस। वो आपको बहुत हेल्प करेगा रादर देन बाइंग अ फुल फ्रेम कैमरा। नाउ आप में से कुछ ये कह सकते हैं कि बॉस आप बात तो कर रहे हैं वाइड अपर्चर फिक्स्ड प्राइम लेंसेज लेने की, वो कितने एक्सपेंसिव होते हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा
कई प्राइम लेंसेज ऐसे आते हैं जो फुल फ्रेम बॉडी से कहीं ज़्यादा सस्ते होते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप 24-70 2.8 या 70-200 2.8 जैसा लेंस आप खरीदें, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख 1.25 लाख से ऊपर के लेंसेज हैं। ये मैं इस तरीके की लेंसेज की बात कर रहा हूँ। ये मेरे हाथ में जो है दैट इज 85mm f1.8। नाउ ऐसे ही 35mm 1.8 भी आते हैं। ये जो मैंने लेंस लिया हुआ है ये पैनासोनिक लूमिक्स का फुल फ्रेम लेंस है 85mm f1.8। नाउ आप चाहे सोनी यूज करते हो चाहे आप निकॉन यूज करते हो, उनमें 50mm 1.8 भी आता है, 35mm 1.8 भी आता है, 85mm 1.8 भी आता है। नाउ ये जो लेंसेज हैं ये सारे लेंसेज 1.8 अपर्चर वाले, माइंड यू आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1.4 अपर्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट 1.8। नाउ ये जितने भी लेंसेज हैं 1.8 अपर्चर वाले, ये सारे जो लेंसेज हैं ये लाख रुपए से नीचे के हैं। इनफैक्ट इनमें से कुछ लेंसेज अगर आप 50mm 1.8 खरीदना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से सारे ब्रांड्स का अगर मैं देखूं तो ऑन एन एवरेज 20 से 25 हजार की रेंज में वो लेंस बड़े आराम से आ जाता है। और अगर आपकी किसी डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर से थोड़ी बहुत पहचान भी है तो वो और भी कम हो जाता है। 85mm लेंस ये 50-60 हजार रुपए का लेंस है। इसके अलावा 35mm 1.8 आता है। मेरे हिसाब से लोगों ने इस तरफ गौर ही नहीं किया। लोगों को लगता है 24-70 2.8, जब भी कोई वाइड अपर्चर फास्ट लेंसेज की बात करे तो 24-70 ध्यान में आता है या 70-200 ध्यान में आता है। ऑफ कोर्स बड़े वर्सेटाइल लेंसेज हैं क्योंकि वहां पे आपको जूम इन जूम आउट करने की फैसिलिटी मिल रही है एट अ फिक्स्ड वाइड अपर्चर। ओके, यहां पे वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बट जो रिजल्ट ये लेंसेज दे सकते हैं वो वर्थ है। एक एक पैसा जो आप इस पे खर्च करेंगे, इस टाइप के लेंसेज पे खर्च करेंगे, चाहे कोई भी ब्रांड का हो, वो डेफिनेटली वर्थ होगा। और आपको जो 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 क्वालिटी के जो इश्यूज हैं वो आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। ये जो आप एग्जांपल्स देख रहे हैं ये इसी तरीके के प्राइम लेंसेज से लिए हुए पिक्चर्स हैं। और ये सारी सिचुएशंस जो जिनमें ये पिक्चर्स ली हुई है लो लाइटिंग सिचुएशंस थी, बट पिक्चर देख के आप कह नहीं सकते कि यहाँ पे लाइट की कमी है ना। जो लोग प्राइम लेंसेज में इन्वेस्ट अभी नहीं करना चाहते उनके लिए मैं एक ही टिप्स शेयर करूंगा कि अगर आप स्टैंडर्ड किट लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गौर करेंगे आपके किट लेंस में एक अपर्चर रेंज दी होगी 3.5 to 5.6 या 5.6 to 6.8 समथिंग लाइक दैट। हर लेंस पे, हर जूम लेंस पे दी होती है वो रेंज। और इसका मतलब ये है कि जब वो सपोज मेरे पास ये जो लेंस है ये 20 to 60 mm है, 20 mm वाइड अगर ये है तो ये मैक्सिमम वाइड अपर्चर 3.5 का दे सकता है। और अगर ये 60 mm फुल जूम पे चला जाता है तो इसका जो वाइडेस्ट अपर्चर होगा वो 5.6 होगा। तो कोशिश मैं ये करता हूँ कि जब भी लो लाइटिंग सिचुएशन होती है तो मैं इसको वाइड पे ही शूट करना चाहूँगा। और वाइड अपर्चर पे शूट करने के लिए इसको इसके जो वाइडेस्ट फोकल लेंथ है उस पर रखना पड़ेगा। तो यही मैं सजेशन दूंगा अगर आप अपने लेंस से वो करना चाहे 18-105, चाहे वो किट लेंस हो चाहे 24-105 लेंस हो, इन सारे लेंसेज पे अगर आपका वेरिएबल अपर्चर है तो आप कोशिश करिए कि आप वाइडर फोकल लेंथ पे शूट करें ताकि आप वाइड अपर्चर रख पाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यही बोलूंगा कि अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं एंड इफ यू कैन मैनेज एन एक्स्ट्रा लाइट विद अ पर्सन हु कैन होल्ड द लाइट फॉर यू, जो आपके कहने पे लाइट का डायरेक्शन आपके कहने पे चेंज कर सके विद अ नाइस सॉफ्ट बॉक्स। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं, नथिंग लाइक इट। ऑफ कोर्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में वो सिचुएशन काम नहीं आती कि कोई आप लाइटमैन को हायर करें और आप उधर एनिमल के ऊपर लाइट मारे, वो सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। बट अदर देन दैट आप कोई ऐसी सिचुएशन में जहां पे आप सब्जेक्ट को लाइट सोर्स के पास ले जा सकते हैं वो कर लीजिए। अगर आप फ्लैश फोटोग्राफी करते हैं और आपको बाउंस फ्लैश की बहुत अच्छी नॉलेज है देन नथिंग लाइक इट। और अगर आपको नहीं है तो बाउंस फ्लैश की नॉलेज ले लेना चाहिए जहां पे आप ये समझते हैं कि फ्लैश को किस दीवार पे या किस सरफेस पे मैं बाउंस कराऊं, उसका हेड मूव करा के कि एम्बिएंट लाइट बहुत अच्छी हो जाए। अगर वो ट्रिक आप सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जब मैं वेडिंग या प्री वेडिंग शूट्स करता था तो चाहे वो इंडोर्स हो चाहे वो आउटडोर्स हो, आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मेरे साथ एक लाइट वाला बंदा जरूर हो, उस लाइट पे सॉफ्ट बॉक्स लगा हो एंड वो मेरे कहने पे लाइट का डायरेक्शन चेंज कर सके। ऑफ कोर्स दिस कम्स विद एन एक्स्ट्रा कॉस्ट बट यू कैन ऑलवेज बिल दैट टू योर क्लाइंट अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हैं। और अगर आप प्रोफेशनली नहीं कर रहे हैं देन आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप एक लाइट, छोटी सी पॉकेट लाइट ही कैरी करिए, वो भी काफी हेल्पफुल होती है कई सिचुएशंस में। और अगर आप एक डेडिकेटेड बंदा
कोई या लाइटमैन हायर नहीं करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यूस लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप कोई ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे आपको लगता है कि अब मुझे इसी एरिया में, इसी कन्फाइंड एरिया में फोटोग्राफी करनी है, तो आप एक लाइट स्टैंड लीजिए, उस पर लाइट माउंट करिए और एक अम्ब्रेला लगा दीजिए। जैसे कि ये लाइट जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल सेटअप है और जब आप इसको डिसेंबल करते हैं तो क्विकली डिसेंबल भी हो जाता है, स्टैंड अंदर चला फोल्ड हो जाता है, अम्ब्रेला फोल्ड हो जाता है, लाइट निकाल के आप वापस से अपने बैग में रख दीजिए। सो इट्स अ क्वाइट अ नीट सेटअप। आप, हाँ ये है कि एक एक्स्ट्रा वर्क है जो मुझे लगता है वर्थ है अगर आपको बहुत ही क्लीन और अच्छा और क्वालिटी आउटपुट चाहिए तो। नाउ किन्हीं लो लाइटिंग सिचुएशन में आपको लगता है कि आपने सारे जतन करके देख लिए, सारे मेथड ट्राई कर लिए, अब आपको आईएसओ बढ़ाना ही पड़ेगा और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा, तो बढ़ा लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है। और मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि देन स्टार्ट यूजिंग डी नॉइजिंग प्लगइन्स। बहुत सारे डी नॉइजिंग प्लगइन्स मार्केट में हैं जो फोटोशॉप और लाइट रूम के लिए आते हैं। मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो टोपाज लैब्स का डी नॉइज है और मैं काफ़ी सालों से उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहा हूँ। टोपाज ने ना कोई ये वीडियो स्पॉन्सर किया है, ना मैं नीचे कोई लिंक छोड़ रहा हूँ उसके लिए कि आप उसकी वेबसाइट पे चले जाएं और वहाँ से परचेज करेंगे तो मुझे कोई कमीशन मिलेगा या किकबैक मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप टोपाज लैब्स का डी नॉइजिंग सॉफ्टवेयर आप ट्राई करके देखिए, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उनका ट्रायल वर्जन भी है, ट्राई करके देखिए। मुझे वो सॉफ्टवेयर बहुत पसंद है। ऑलमोस्ट लास्ट 7-8 साल से मैं उनके सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, खासकर ये डी नॉइजिंग वाला। और जहाँ तक शार्पनेस का सवाल है, उस डी नॉइजिंग में भी मैं शार्पनेस बहुत ज़्यादा बढ़ाता नहीं हूँ। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप डायरेक्टली मेरे ख्याल से उनका ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे उसका रिजल्ट तो आप परचेज भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर मेरे हिसाब से। अगर आप फोटोशॉप, लाइट रूम का सब्सक्रिप्शन आपने लिया हुआ है तो टोपाज लैब का कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है उनका कंपैरेटिवली, तो ट्राई करिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्रिस्प वीडियो ऑन हैंडलिंग लो लाइटिंग सिचुएशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग आउट सम मोर knowledgeable content for you guys. I'll be back pretty soon. Until next time, bye for now.